नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत-बहुत धन्यवाद शिव जी और बहुत-बहुत नमस्कार और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब मंच के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार। एक बार फिर से हमारी जोड़ी आपके सामने आई है एक बड़ी खबर को लेकर। तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। पूरी बात समझने के लिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी शिव जी। खबर यह है कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अभी तक सामने नहीं आए। लापता शब्द इसलिए नहीं कर सकते कि वो देश के सेकंड पोजीशन के व्यक्ति थे, तो लापता शब्द यूज नहीं कर सकते। लेकिन उनके समाज के लोग, कल राकेश टिकैत ने कहा कि जिस देश के उपराष्ट्रपति जो रह चुके हों, पूर्व हों, वो नहीं मिल रहे हो तो वोट चोरी तो बहुत छोटा मामला है, सामने नहीं ला रही है सरकार। इधर भारत की एक न्यूज एजेंसी है सबसे बड़ी, जो सरकार को इस समय सपोर्ट करती है, एएनआई नाम है उसका। उसी एएनआई न्यूज एजेंसी को अमित शाह जी ने, जो देश के गृह मंत्री हैं, भाजपा के चाणक्य हैं, सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने एक साक्षात्कार दिया। उस साक्षात्कार में यह सवाल पूछा गया, धनखड़ जी कहां हैं, धनखड़ जी ने ये सब क्यों किया। कई सवाल थे, अमित शाह ने जवाब दिए। पहली बार अमित शाह सामने आए हैं। मैं बिना समय गंवाए संतोष पाठक जी के पास पहुंचूंगा। कहा क्या अमित शाह ने, क्या कुछ बता पाए, जनता को संबोधित ऐसी बातें रही जो जनता भरोसा कायम करे, या फिर सब गोलमाल है। शिव जी, हम तो तथ्य रखते हैं, जनता तय करेगी कि गोलमाल है कि कुछ तथ्य रखा, लेकिन 2 चीज़ें आप समझिए। 9 सितंबर की तारीख जैसे-जैसे नज़दीक आती जा रही है, सरकार की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ती चली जा रही है? क्योंकि 9 सितंबर को इस देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और मामला फँसता हुआ नज़र आ रहा है। मामला कहाँ-कहाँ से फँसता हुआ नज़र आ रहा है? भाई अब तो राहुल गांधी ने पूछा, राहुल गांधी के बाद अब टिकैत साहब आ गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता माने जाते हैं। जाट समुदाय से आवाज उठनी शुरू हो गई है, राजस्थान से आवाज आनी शुरू हो गई है, कल को हरियाणा से भी आवाज आएगी, उठकर आएगी कि कहाँ है धनखड़ साहब। और राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश जोड़ लीजिए, दिल्ली और केंद्र की सत्ता, इसमें जाट समुदाय के वोटरों की अपनी एक अलग और महत्वपूर्ण भूमिका है। जाट समाज के विधायक और सांसदों की अपनी एक अलग भूमिका है। अब सांसद वोट करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में, मामला पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान तो कर दिया कि हम साथ देंगे, लेकिन उनके सांसद क्या साथ देंगे? और रेड्डी सरनेम वाले भी जितने सांसद हैं, क्या वो साथ देंगे राधा कृष्णन जी का, अपोजिशन के उम्मीदवार रेड्डी साहब को छोड़ के? तो फिर ये इंटरव्यू दिया गया। देश की एक सबसे बड़ी एजेंसी, देश के एक सबसे बड़े पत्रकार, सवाल कैसे होते हैं आप जानते हैं, जवाब पे काउंटर क्वेश्चन नहीं होता है ये भी आप जानते हैं। तो 9 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है और उससे पहले 5, 6, 7 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक राजस्थान के जोधपुर में होने जा रही है। आज राजनाथ सिंह जी जोधपुर गए अपने एक सरकारी कार्यक्रम को लेकर, ये भी दर्शकों को मैं जानकारी देता हूं। तो ये बड़ी बैठक हुई, तो फंसते हुए नजर आ रहे थे। तो फिर एक इंटरव्यू प्लान किया जाता है, इंटरव्यू दिया जाता है। उस इंटरव्यू में जगदीप धनखड़ को लेकर सवाल पूछा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि पहले बात कर ली गई होगी कि क्या आप इस पर बोलेंगे? उन्होंने कहा होगा कि हाँ बोलेंगे। तो जरा लाइन देखिए। मैं एएनआई का जो पोस्ट किया गया है अमित शाह का, पहले अंग्रेजी में सुना देता हूं, फिर हिंदी में भी आपको बताऊंगा। धनखड़ जी was sitting on a constitutional post and during his tenure he did good work according to the constitution. He has resigned due to his personal health problem. One should not try to stretch it too much and find something. Home Minister Amit Shah answering on former Vice President Jagdeep Dhankar sudden resignation. अब जरा एक एक लाइन पर गौर कीजिए। अब मैं दर्शकों से कहूंगा कि एक एक लाइन को सोचे। पहली लाइन, धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया। तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार अच्छा काम किया, तो उनके इस्तीफे के बाद उन्होंने कोई पोस्ट करके उनको बधाई तो नहीं दी कि धनखड़ जी ने बड़ा अच्छा काम किया था? कोई पोस्ट करके बधाई नहीं दी।
याद ही नहीं आई कि धनखड़ साहब को बधाई भी देनी है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव में पेच फंस गया तो तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा काम किया। चलिए दूसरी लाइन पर आइए। दूसरी लाइन में वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया। जिस व्यक्ति को आपने राज्यपाल बनाया पहले, जिस व्यक्ति को आपने उपराष्ट्रपति बनाया, जिस व्यक्ति ने आपके अनुसार संविधान के अनुसार अच्छा काम किया, उनका स्वास्थ्य खराब है, आपने उनके स्वास्थ्य के लिए कोई कामना तक नहीं की। आप उनसे मिलने तक नहीं गए। आपने ये तक फ़ोन करके उनसे नहीं पूछा कि धनखड़ जी आपकी तबीयत खराब है, किसी अस्पताल में भर्ती करवाना है, कुछ इलाज-विलाज करवाना है, ज़रूरत है क्या? या आपके घर पे ही एक मिनी हॉस्पिटल बना दिया जाए, क्रिएट कर दिया जाए? भाई संवैधानिक परंपरा के अनुसार दूसरे सर्वोच्च पद पर थे। ऐसी कोई खोजबीन तो आपने की नहीं। अब अगली लाइन, किसी को इस मुद्दे को ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति देश के उपराष्ट्रपति थे, आनन-फानन में अचानक इस्तीफा दे देते हैं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर और उसके बाद गायब हो जाते हैं। रहस्यमयी चुप्पी, कहाँ है, कैसे है, कोई खोज खबर नहीं। सांसद तक मिलना चाहते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती। शरद पवार जैसे दिग्गज नेता बात करना चाहते हैं, संजय राउत जैसे नेता बात करना चाहते हैं, फोन पर बात नहीं हो पाती। जाट नेता, किसान नेता उनके आवास पर पहुंचते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती। और फिर आता है एक आरटीआई का खुलासा। वो आरटीआई पे हमने एक अलग से विस्तार से स्टोरी करी थी। उस आरटीआई का खुलासा ये बताता है कि राष्ट्रपति सचिवालय को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उस समय उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति उस समय के जगदीप धनखड़ ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात 21 जुलाई को की या नहीं। कह रहे किसी को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। महाराज हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि 21 जुलाई को धनखड़ साहब ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी या नहीं। हम नहीं खींच रहे इस मामले। मुलाकात की थी तो कब की थी? हमने चलिए आपकी बात पे भरोसा कर लिया कि वो अचानक पहुंच गए, गार्ड हक्के-बक्के रह गए। उसके बाद राष्ट्रपति मिले उनसे, वो इस्तीफा गुस्से में देकर चले आए। फोटोग्राफर था नहीं तो इसलिए फोटो कोई खींच नहीं पाया। आज के इस मोबाइल के दौर में, चूंकि आपको पता है कि इस तरह की फोटो रिलीज की जाती है, बहुत अच्छे-अच्छे मोबाइल होते हैं। धनखड़ साहब के पास भी खुद अच्छा मोबाइल है, उनके साथ जो पीए गए होंगे उनके पास बड़ा अच्छा महंगा मोबाइल है। फोटो तो मोबाइल से भी खींच सकती थी ना। चलिए मान लिया फिर भी कि फोटोग्राफर ही खींचता है, ऐसा कोई प्रोटोकॉल है। ये वो जो आरटीआई का जवाब आया, जो सवाल पूछा गया वो हम आपको बता रहे हैं। फिर दूसरा सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कब किया? क्योंकि जो हमें कहानी बताई गई कि 21 जुलाई को आनन-फानन में चले गए, इस्तीफा उन्होंने दे दिया, उस इस्तीफे को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। तो सवाल था कि राष्ट्रपति महोदया ने उस इस्तीफे को स्वीकार कर। उसके जवाब में हमें 22 जुलाई का होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन थमा दिया गया कि ये रहा नोटिफिकेशन। कोई बात को नहीं खींच रहा है। अमित शाह जी से सीधा सवाल, काउंटर क्वेश्चन करते नहीं। कौन करेगा काउंटर क्वेश्चन? उनकी भी दिक्कत समझिए। आप एएनआई की आलोचना करके भाई धंधा पानी सबको चलाना है। अभी इससे पहले हम एक स्टोरी में बात कर रहे थे संजय सेठ साहब के बारे में। धंधा पानी तो चलाना है तो काउंटर क्वेश्चन होगा नहीं। लेकिन आप सोशल मीडिया पर कहां से बचोगे? आप शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक से कहां से बचोगे? हम तो सवाल पूछेंगे। हम तो 3-4 मासूम सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ। 21 जुलाई को मुलाकात कब हुई? राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा कब स्वीकार किया? तीसरा सवाल और जोड़ देता हूं कि राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा स्वीकार करने की जानकारी गृह मंत्रालय को कब भेजी? उसके बाद वो फाइल कहां से कहां पहुंची और फिर नोटिफिकेशन जो जारी किया गया, उससे कितनी देर पहले राष्ट्रपति भवन से सूचना आई? और चलिए ये सब गंभीर सवाल है। हमें इतना बता दीजिए कि स्वास्थ्य खराब है तो उनका इलाज कहां चल रहा है? अगर स्वास्थ्य खराब है तो उनका मेडिकल बुलेटिन कहां है? अगर उनका स्वास्थ्य खराब है, इतनी ज्यादा उनका स्वास्थ्य खराब है, तो बिना उनके मांगे ही आपने उनके लिए सरकारी बंगला क्यों तैयार कर लिया है? अब मान लीजिए कोई भी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अगर चुनाव जीतेंगे और अगर कहा जाएगा कि धनखड़ साहब की तबीयत खराब है, कुछ दिन रहने दीजिए, तो थोड़ी कहेंगे कि नहीं, नहीं निकाल के बाहर करो। कोई नहीं कहेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब थे, वो रह गए तय सीमा से अधिक तक। अब नए वाले चीफ जस्टिस को गवई साहब को चिट्ठी लिखनी पड़ गई भारत सरकार। लेकिन चाहे रेड्डी साहब हो या राधाकृष्णन जी हो, मुझे नहीं लगता कि धनखड़ साहब की तबीयत खराब होगी तो वो कहेंगे नहीं जबरदस्ती उपराष्ट्रपति भवन से निकालो इनको, नहीं कहेंगे। तो हम तो इतने ही मासूम सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, धनखड़ साहब है कहाँ? कहाँ है धनखड़ साहब? कहाँ है देश के पूर्व उपराष्ट्रपति? तबीयत खराब है तो मेडिकल बुलेटिन कहाँ है? तबीयत खराब है तो घर पे कौन से डॉक्टर इलाज कर रहे हैं? इतने बड़े स्तर के नेताओं का तो मेडिकल बुलेटिन आना चाहिए ना। और तबीयत खराब है तो उनको एम्स में या राम मनोहर लोहिया में क्यों नहीं भर्ती करवाया जा रहा है, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं तो इलाज होना चाहिए।
भाई इतने मासूम से सवाल हैं। अमित शाह साहब गोल मोल बात को घुमा के चले गए, ज्ञान दे के चले गए कि मुद्दे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। लेकिन जो मेन सवाल है, जो मासूम से सवाल है, उन मासूम से सवालों का कोई जवाब मिला नहीं अमित शाह जी के इस बड़े इंटरव्यू के बाद में। शिव जी, सवाल में उन्होंने पूछा कि धनखड़ जी कहाँ हैं। उन्होंने पूछा कि धनखड़ के साथ क्या हुआ जो इस्तीफा दे दिया। तो अमित शाह ने कहा कि विपक्ष सवाल कर रहा है। पत्रकार ने पूछा विपक्ष सवाल कर रहा है, तो उन्होंने कहा विपक्ष का काम है सवाल करना, विपक्ष को क्या मतलब है। धनखड़ जी ने आरोग्य होने की वजह से इस्तीफा दे दिया। तो आरोग्य, बीमार थे तो कहां है, अस्पताल में कहां है, और बीमार थे तो अब तक देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक लिखा भी है कि मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बाकी गृह मंत्री ने तो लिखा नहीं, राजनाथ सिंह ने लिखा नहीं, जो सीरियल है, नितिन गडकरी ने तो आज तक लिखा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ने आज तक लिखा नहीं, जो उनके समकक्ष माने जाते थे दूसरे सदन के अध्यक्ष, सभापति के तौर पर। वैसे तो उपराष्ट्रपति का कद ही और पद बहुत ऊंचा है। नेता प्रतिपक्ष ने भी नहीं लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि भाई कहां है धनखड़ साहब। लेकिन जब राजस्थान के सांसद ये सवाल करें कि वो हमें बताएं कि बंद है तो हम घर तोड़ के ले आएंगे, ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। और इतने के बावजूद ये जवाब अभी तक नहीं मिला जिसे हम खोज रहे हैं संतोष पाठक जी, कि धनखड़ साहब हैं कहां। ये भी उन्होंने नहीं बताया, ये भी नहीं कहा। तो आखिर कहा क्या, उसका पूरा सार क्या उन्होंने कहा, क्या उस इंटरव्यू का मकसद है। 9 सितंबर ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, परसों मनोरमा टीवी पे आया, उसमें बताया उन्होंने कि हमने 2003 में भी कराया, हमने 2061 में भी कराया, हमने 2000 लोगों ने 2070 में भी कराया, अब क्यों परेशान हो। उस दिन उन्होंने कहा कि 1960 में हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सीपी पर घूमते देखा। तो 2060 और 2070 में करवा दिया, मतलब 2047 बीत गया तो हम विकसित भारत बन गए ना। नहीं, वो सब कुछ लागू हो गया होगा। सब लागू हो प्रधानमंत्री जी ने कबीर दास जी और सिखों के गुरु को इकट्ठा बिठा दिया। इस देश की जनता अब भी नहीं समझ पा रही है कि हमने देश किसको सौंप दिया है, जिन्हें न सन का ज्ञान है, न तारीख का ज्ञान है, न वक्त का ज्ञान है, न समय का ज्ञान है। ज्ञान है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान का है, और हमने देश सौंप दिया है। अब तो बाबाओं में लड़ाई इन्होंने करा दी। अब बाबा प्रसिद्ध होंगे क्योंकि देश धार्मिक ही उसमें चल पड़ा, तो बाबा लड़ेंगे। और मीडिया भी टीआरपी बटोरने में रहती है। आज फिर कोई चैनल चला गया अनिरुद्धाचार्य जी के पास, वो फिर इंटरव्यू ले आया है। वो कह रहे हैं कि 4-4 जगह मुंह मारती हैं, हमें अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की चिंता नहीं है। जो वो बता रहे हैं शब्द, उसमें हम पूरे समाज की महिलाएं आ रही हैं सामने, किसी एक परिवार की थोड़े ही आ रही हैं। आपको ये लगता है कि मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मां के साथ ये शब्द प्रयोग किए जाए, तो बाकायदा सुनिए, इन्हें प्रमोट कीजिए, इनके शब्दों को प्रमोट कीजिए, इन्हें गुरु बनाइए, इन्हें शिष्य बनाइए, ये धर्म के प्राण बनाइए। कल हमारे जगत गुरु साहब आ गए, वो हमारे एक संत हैं जो इस बात पर भी नहीं यकीन रखते हैं कोई आए उन्हें दक्षिणा दे, उन्हें कुछ, क्योंकि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है। और वो कई चीजें जब उनसे कुछ लोग पूछते भी हैं कि हमें कुछ कैसे मिलेगा, तो वो कहते हैं इलाज हमें आप कुछ बता दीजिए, तो कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, उनसे पूछो कुछ हमें ज्ञान दे दीजिए, तो कहते हैं कि प्रभु की कृपा रहेगी तो ज्ञान मिल जाएगा। अब क्यों भिड़े जा रहे हैं मैं नहीं समझ में आ रहा हूं, लेकिन इतना मैं जरूर समझता हूं कि मार्केट में जब तरह तरीके के व्यंजन बिक रहे हों, तो जिसको जो पसंद होता है वो खरीदता है। किसी को सावन के महीने में घेवर पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को सोन पपड़ी का पतीसा पसंद है, तो किसी को रसमलाई पसंद है। वही कथावाचक बन चुके हैं।
पैसे लेके आते हैं, कोई फ्री में नहीं आते हैं। कल एक साधु संत भोपाल के, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं खुद भगवान को पता नहीं होता है कि अगले पल क्या होगा। एक ही व्यक्ति है, सर्वशक्तिमान भगवान, जिसे पता है। उन्हें खुद ये याद, दिमाग ध्यान में नहीं रहता कि हमें करना क्या, वो भी इकाई कर डालते हैं। और उस व्यक्ति को हमारे कथावाचक गारंटी से कहते हैं कि तुम बेलपत्र चढ़ाओ भगवान शिव पर 3 दिन, तो आपको ये मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ को आस्था से आप खुद अगर प्रचारित करें, उनके साथ जुड़े, तो आपका मन तब्दील हो जाता है। किसी उसकी जरूरत नहीं है, आप एक गुरु बनाइए, गुरु के साथ मिलकर पूजा कीजिए। दिन भर वीडियो यूट्यूब पे घूम रहे हैं, इनने घरों में समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। रोज घर में उठने जागने की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, पूजा पद्धति की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। हम कई चीजों में भ्रमित हैं, और यही भ्रमित इस इंटरव्यू में पूरे में दिया गया कि हम धनखड़ साहब के बारे में अंदर की बात नहीं बताएंगे। इतना मेरा सार था इसको समझाने का। हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आखिर वो हैं कहां। और अगर ज्यादा समाज और देश को दिक्कत है तो कल 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इतना कह देने में क्या जाता संतोष जी, मेरा ये सवाल है आपसे। नहीं, एक आपने इतनी बातें कह दी, उसमें मैं थोड़ा-सा कहना चाहूँगा। साधु, संत, समाज, इस देश के लोगों को, खासतौर से हिंदुओं को, मैं अपने धर्म के लोगों से, मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। शिव कुमार मिश्रा इतने लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, यूट्यूब पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो एक चैनल तो बंद कर दिया जाता है, डिलीट करवा दिया जाता है। दूसरे चैनल पर भी हम एक लोग छोटे से कमरे में आप बैठकर मोबाइल से हम ये वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर। संतोष पाठक 2 दशकों की पत्रकारिता, एक छोटे से कमरे में बैठकर मोबाइल से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं है कि हम बड़ा तामझाम स्टूडियो, कैमरा, इस तरह का तामझाम इकट्ठा कर सकें। और ये जितने साधु संतों का आपने ज़िक्र किया है, ये जब भी अपना कोई प्रोग्राम करते हैं तो मल्टी कैम लगा होता है। मैं ज़रा भक्तों से कहूँगा कि वो देखें कि वो कितने कट के साथ वो फुटेज आता है, कौन-कौन से एंगल से कौन-कौन सा कैमरा उसको शूट करता है। 8 से 10 महँगे वाले कैमरे, अच्छी क्वालिटी वाले कैमरे, अच्छी लाइटिंग। अगर लाइटिंग करने के लिए एक बढ़िया से लाइटमैन को आप बुलाएँगे, तो बढ़िया सा लाइटमैन जो है वो 1 से 1.5 लाख रुपए ले जाएगा, और जो पूरी लाइट आएगी वो 2.5 से 3 लाख रुपए की महँगी-महँगी लाइट आएगी। हमारे पास तो उतने संसाधन भी नहीं है। हम तो दर्शकों से भी अपील करते हैं। तो चाहे शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म, चाहे मेरा संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म, हम कितने सीमित संसाधनों में दर्शकों तक सच पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आप भगवान को मानिए, लेकिन ये भगवान होने का दावा करने वाले साधु संत जो मल्टी कैम शूट करके आपके मोबाइल में घुस चुके हैं, आपके ज़हन में घुस चुके हैं, आपको डरपोक बना रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। कभी मौका मिले तो उनसे जाके पूछिएगा कि महाराज, आप तो अगर भगवान ही से सीधा आपका संपर्क है, तो ये 8-8 10-10 कैमरे लगवाने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? ये कुछ सवाल तो पूछे जाने चाहिए, और सवाल अमित शाह साहब से भी पूछे जाने चाहिए। ज़रा इस सवाल को मैं थोड़ा-सा और घुमा के जो बता देता हूँ। कई विपक्षी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया गया है, 1-2 कमरों में नजरबंद कर दिया गया है। यानी उपराष्ट्रपति आवास में तो है, लेकिन वो पूरे उपराष्ट्रपति आवास के लॉन में नहीं घूम सकते, उपराष्ट्रपति आवास में नहीं घूम सकते। अब मालिक की तरह नहीं है, ऐसा आरोप लग रहा है। लेकिन जवाब तो उसका आना चाहिए था। अब अमित शाह साहब तकनीकी भाषा में जो जवाब दिया उसको और थोड़ा-सा, वो तो एएनआई ने पोस्ट किया है। अब जो बयान आया उसके बाद अलग-अलग अखबार, अलग-अलग टीवी चैनल भी उनके बयान को ही कोट करते हुए बता रहे हैं। जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा पत्र स्वयं स्पष्ट है। उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों और सरकारी सदस्यों के प्रति अपने अच्छे कार्यकाल के लिए हार्दिक आभार भी व्यक्त किया। धनखड़ साहब के पत्र को ही सामने रखा, कुछ ऐड ऑन नहीं किया। उन्होंने कहा धनखड़ साहब ने कह दिया कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। धनखड़ साहब ने प्रधानमंत्री की और अन्य मंत्रियों के कामकाज वो की तारीफ पत्र भी भी की। कहाँ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। फिर आईटीआई में क्यों नहीं दिया, वो पत्र कहाँ है? हम ये भी आगे आपसे भी पूछ रहे हैं। आग, आगे आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री और मंत्रियों को अच्छे कार्यकाल के लिए हार्दिक आभार भी व्यक्त किया है। ये उनके इस्तीफे वाले पत्र में लिखा है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अरे उन्होंने प्रधानमंत्री और मंत्री के कार्यकाल के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया कि आपने अच्छा हमारा कार्यकाल बना दिया। आपने मंत्री होते धन्यवाद तक नहीं दिया। उपराष्ट्रपति आपको आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं, वो पत्र में लिखा हुआ है, उनके इस्तीफे वाले पत्र में जो सोशल मीडिया पर आया उसमें लिखा हुआ है।
अब उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया, मंत्रियों का आभार व्यक्त किया, तो मंत्री में सबसे बड़ा मंत्री कौन? गृह मंत्री। हमें गृह मंत्री। उन्होंने फोर्स करके धन्यवाद देना भी उचित नहीं समझा, स्वास्थ्य की चिंता करना भी उचित नहीं समझा। क्या इतने संवेदनहीन हो गए हैं हमारे देश के गृह मंत्री कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य की चिंता नहीं? तो सवाल नहीं, गोलमोल जवाब, सांसदों को प्रभावित करने की कोशिश। और पीएम सीएम वाले बिल पर उन्होंने बोला कि ये बिल कानून बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर ये कानून पहले बना होता तो अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद उनको पद से हट जाना पड़ता। एक अरविंद केजरीवाल के लिए आप कानून ला रहे हैं, लेकिन मैं फिर बताऊं कि ये कहकर वो डराते हुए नजर आ रहे हैं। किसको? चंद्रबाबू नायडू को। सभी सांसदों के वोट मिल जाने चाहिए हमारे उम्मीदवार को, नहीं तो उसके बाद भी तो हमारी सरकार रहेगी कुछ दिनों तक। नीतीश कुमार को डराते हुए नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को डराते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पत्र मिल गया है जांच करवाने के लिए। अगर हमने जांच करवा लिया महाराज जी तो फिर क्या होगा? इसलिए सुनिश्चित करिए कि सारे वोट मिले। देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे शरद पवार से बात करने को कहा था, क्या हुआ? शरद पवार ने तो मना कर दिया। उद्धव ठाकरे का क्या हुआ? अच्छा, बाकी कुछ नहीं होगा तो उसमें क्रॉस वोटिंग क्यों नहीं सुनिश्चित करवा रहे हो? तो ये सहयोगी दलों के मंत्री मुख्यमंत्रियों को, अपने ही मुख्यमंत्रियों को और अन्य नेताओं को भी डराने धमकाने की कोशिश के तहत ये इंटरव्यू का सवाल जवाब आपको नजर आएगा। पीएम सीएम बिल पर एक तरह से सबको धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और धनखड़ साहब के सवाल पर एक सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जो सांसदों में जो गुस्सा है वो गुस्सा थोड़ा-सा कम हो जाए, क्योंकि कोई ठीक नहीं है। अगर टिकैत साहब कहे कि हम दिल्ली घेराव करेंगे, उपराष्ट्रपति के आवास पर जाएँगे, उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में, तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। अगर राजस्थान से, हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाट और किसान नेता अगर ट्रक ट्रैक्टर लेकर निकल जाए, ट्रैक्टर मार्च करते हुए, फिर तो मुश्किलें शुरू हो जाएगी। तो एक सांत्वना देने की कोशिश के तहत अमित शाह साहब ने इंटरव्यू किया है, लेकिन इस इंटरव्यू ने, उनके जवाब ने इस पूरे मामले को सुलझाने की बजाय और ज्यादा उलझा दिया है। और अमित शाह, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तमाम मुद्दों पर जब वो सुलझाने के लिए आगे आते हैं, तो सुलझाने की बजाय उसको उलझाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ज्यादा फंसाते हुए नजर आ जाते हैं। अब ये अपने आप हो जाता है, अचानक हो जाता है, या फिर क्या भावना है इसके पीछे, ये तो हमारे दर्शक तय करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप ठीक कह रहे हैं कि इंटरव्यू ने क्या संदेश दिया, क्या इंटरव्यू में सवाल हुए, क्या इंटरव्यू में बातचीत हुई, ये सब दर्शक अब देख चुके हैं और वो सभी चैनल्स पर भी चलवाया गया है। इसका मतलब है कुछ न कुछ इसके पीछे तो उद्देश्य है। अगर 9 तारीख से पहले जाट आंदोलन उखड़ पड़ा, दिल्ली की तरफ कूच कर पड़ा और पूछने आ गया, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संतोष पाठक जी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा और पूरा मामला डिरेल हो जाएगा। और अगर जिस हिसाब से राजस्थान के जाट, उत्तर प्रदेश के जाट, दिल्ली के जाट, हरियाणा के जाट, ये सब 4 राज्यों के जाट सवाल भी ढंग से कर दें, तब भी सरकार पसोपेश में फंस जाएगी। अब देखना यह है कि इस इंटरव्यू के बाद आम जनमानस क्या संतुष्ट होता है, या फिर जो एक तबका है अंधभक्तों का, वो कह रहा है कि तुम धनखड़ को लेकर क्यों चिंतित हो। तो उन्हें बताना चाहिए, समझना चाहिए कि हम मणिपुर को लेकर भी आज भी उतने ही चिंतित हैं जितने वहां लोग मर रहे थे। आज भी वहां शांति नहीं है, हम उसको लेकर भी चिंतित हैं। हम उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर भी चिंतित हैं। हम दिल्ली में एसएससी छात्रों के धरना प्रदर्शन पर चिंतित हैं। हम यूपी के शिक्षा मित्र अनुदेशक, रसोईया, आंगनबाड़ी को लेकर चिंतित हैं। हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर चिंतित थे। हम देश के हर उस नागरिक की फिक्र करते हैं जो बेरोजगारी के दंश से जूझता है, महंगाई के दंश से जूझता है, असुरक्षा की भावना से जूझता है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री की सुरक्षा से सीआरपीएफ हटा दी गई। खुद गृह मंत्री को अपने फोर्स पर भरोसा नहीं है, अब दिल्ली पुलिस सुरक्षा करेगी। आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये इस देश का प्रत्येक नागरिक जानना चाहता है। उसे इससे नहीं लेना देना है कि सरकार नहीं ऐसी करती, सरकारें ऐसे ही चलती हैं, लेकिन कई लोग लीक से हटके चलने लगते हैं, तब सरकारों पर सवाल खड़े होते हैं। यही देश जानना चाहता है कि आखिर धनखड़ साहब कहां हैं और क्यों दिया इस्तीफा आनन फानन में। यह पहला इस्तीफा है देश का जो सदन के चलते समय हुआ है, पहले ही दिन हुआ है।
सदन में चलते वक्त आज तक देश पर कोई इस्तीफा उपराष्ट्रपति का नहीं हुआ। ये मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करता हूं। कोई तो बड़ी इसमें साजिश है, कोई बड़ी कहानी है जो अब तक सामने नहीं आ रही है। और इसी के साथ संतोष सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।